हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग वास्तविक संख्या का क्वेश्चन 40 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए, प्रश्न नंबर 41 में क्या कहा है कि क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करेगा। विभाजित करना यानी भाग लगेगा या नहीं। जीरो एक ऐसी संख्या है जो किस कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक को क्या विभाजित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जीरो को अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो ये निश्चित है कि विभाजित कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्या हम जीरो से भाग लगाएंगे किसी भी संख्या में तो विभाजित करेगा, नहीं करेगा, तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि जीरो रहता है, यहाँ 5 रहता है, अगर 5 से किसी पूर्णांक को जीरो से विभाजित करना होता तो वो विभाजित हो जाता। लेकिन ये प्रश्न कर रहा है कि जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है कि नहीं, यानी जीरो से किसी भी संख्या में अगर भाग लगाएंगे तो क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये विभाजित नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। नंबर लाइन पे पूर्णांक को व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, नंबर लाइन पे व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आपका जीरो होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर से चलेंगे तो -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से, है ना। ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बीच में जीरो। तो नंबर लाइन पे हम सभी संख्याओं को दर्शा सकते हैं, यानी ये बात कहें तो नंबर लाइन पे वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। और वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ अवास्तविक को छोड़ा करके। यानी संख्या रेखा पर हम सभी प्रकार की संख्याओं को दर्शा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्या को नहीं दर्शा सकते। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी, इमेजिनरी नंबर की संख्याएं होंगी, उन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं। तो प्रश्न कहा है कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। बिल्कुल संभव है। पूर्णांक संख्या या नेगेटिव पूर्णांक हो या पॉजिटिव पूर्णांक हो या जीरो पूर्णांक हो, उन सबों को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसका विकल्प जो होगा वो बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 5, 15 और 20 के लस्सा और मस्सा का अनुपात पूछा जा रहा है। इस टाइप का प्रश्न आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 5, 15 और 20 का लस्सा, 5 से लगाएंगे, 5 3 4। अब ये लगेगा नहीं, 5 गुने 3 गुने 4, यानी 5 तिहाई 15 और 15 चौके 60। ठीक इसी प्रकार से इसकी मस्सा अगर हम निकालें 5 का और 15 का, 5 तिहाई 15, ये इसकी मस्सा 5 आ रहा है। अब फिर से 5 का और 20 का मस्सा निकालेंगे, 5 चौके 20, यानी इसकी मस्सा जो है 5 आ रहा है। हमारा पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। ठीक है, तो एलसीएम जो आया है 60 है और एचसीएफ जो आया है वो 5 है। ये आपका हो जाएगा 12 पचे 60, 5 एकम 5, 12 पचे 60, यानी 12:1 का अनुपात दिख रहा है, जो हमें विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। लिखा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक का मतलब होता है लगातार। ठीक है, क्रमिक मतलब लगातार। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का मस्सा पूछा जा रहा है, यानी सम संख्या की बात किया जाए, इवन नंबर की बात करेंगे हम, तो होगा 2 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से। लेकिन प्रश्न में कहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। लगातार संख्याओं का सम संख्याओं का मस्सा पूछा जा रहा है। किसी भी लगातार सम संख्या का मस्सा अगर निकालते हैं 2 दूना के 4, मस्सा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अगर किसी भी संख्या का मस्सा लगातार आप निकालेंगे, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेंगे, 4 होगा, फिर 2 दूना के 4 होगा, यानी कि आपका मस्सा हमेशा 2 होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का मस्सा जो होगा हमेशा 2 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। देखिए, अभाज्य संख्या के लिए जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी।
9 भी है जो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 को देखा जाए तो 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और वे खुद से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। यानी इसमें अभाज्य संख्या जो दिखाई दे रहा है वो आपका 11 दिखाई दे रहा है। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 625 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात पूछा है। ये 5 2 7 6 13 3 से नहीं लगेगा, लगेंगे 5 से, है ना। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 पर 5 25, 5 25 25, फिर से 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगेगा ये 5, यानी 5 इंटू 5, इसे हम 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो प्रश्न में कहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का जो अधिकतम जो घात होगा वो क्या होगा? तो 5 का जो घात दिखाई दे रहा है वो 4 है। इसे हम लोग घात कहते हैं, जिसको पावर भी कहा जाता है, और इसे हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तो 5 का अधिकतम घात जो दिख रहा है वो 4 दिख रहा है, यानी विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26 और 91 का मस्सा क्या होगा? ठीक है, 26 और 91 का मस्सा, तो देखिए 26 और 91 आप किसी तरीके से बना सकते हैं, भाग मेथड या गुणनखंड मेथड। ठीक है, या इस प्रकार से ही बना दें, इससे आपको आसान पड़ेगा। 26 2 गुने 13, 91 7 गुने 13, इन दोनों में जो मिलने वाली संख्याएं हैं वो आपका 13 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो मस्सा होगा वो 13 होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इस प्रकार से संख्याएं होंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 होगा, यानी विकल्प नंबर, इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए लिखा है कि 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा? यानी कि 47 से भाग देना है, जिससे भाग देते हैं उसे हम लोग भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। 47 से भाग लगाना है 379 में, भाग देने पर शेषफल जो है 3 बचता है, यानी कि इसकी अगर भाग लेमा से बात किया जाए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जिसकी कंडीशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि r ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर b होगा। अब a का मान जो है वो 47 होगा, चूँकि इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको हम लोग कहते हैं भाजक, और इसको कहेंगे भागफल, और नीचे का जो पार्ट्स होगा वो कहलाएगा शेषफल। ठीक है, तो 47 से भाग दिया जा रहा है 379 में, भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब हम भागफल उसका क्या निकालेंगे? 379, बी के जगह पे आपका हो जाएगा 47। अब 47 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका 379 आ जाए? तो 47 में अगर मान लिया जाए कि हम 5 से गुना करते हैं तो 7 पचे 35, बच गया 3, 5 के 20 और 3 23, 235, जो कि काफ़ी कम है, हमारा 379 लाना है ना। 6 से करके देख लें, 7 से 49 के 9 हाथ में 4 बच गया, 7 चौके 28 और 4 32, 329। 8 से लगाने पे 8 सते 56, बच गया 5, 8 चौके 32 और 5 37, 376। यानी कि ये सवाल कहा है कि
47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। यानी कि अगर हम 47 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शेषफल 3 बचेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि भागफल क्या होगा, और भागफल को हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। जबकि क्यू का हमारा जो मान दिख रहा है वो 8 दिख रहा है, यानी भागफल क्या होगा, 8 होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी होगा, या आप भाग विधि से भी इसे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वह धनात्मक पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो वो किस तरह के पूर्णांक होंगे। तो वह धनात्मक पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, विभाज्य होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ये परिभाषा ही पूछ लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2022 का सेट नंबर ए प्रथम पाली का क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होगा, प्राकृत संख्या, ठीक है, इसे एन से सूचित करते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगा वो हमें दिखाई दे रहा है 1, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है 2022 सेट नंबर ए पाली नंबर 1 में, ठीक है। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सम संख्या का मानक रूप पूछा है, तो सम संख्या का मानक रूप 2m होता है, जहां m एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, m के जगह पे आपको p रखा है, p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी धनात्मक समपूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा है 2021 सेट नंबर ए पाली नंबर 1 में। लिखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मस्सा 19 है तो उसका लस्सा क्या होगा। लस्सा पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुने b आपका 2166 है, उसका HCF दिया गया है 19, तो ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा। यानी LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। दो संख्याओं का गुणनफल है 2166 और मस्सा है आपका 19। इसे भाग करेंगे, 19 से कम 19, 2 बच जाएगा 26, 19 से कम 19, 26 में से 19 घट जाएगा तो आपको बचेगा 7, 7 पर 6 76, 19 चौके 76। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर हमें दिख रहा है वो सी है। यानी इसे अगर दो संख्याओं को गुणनफल 2166 है, उसका मस्सा 19 है, उसका लस्सा क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो लस्सा होगा वो 114 होगा, विकल्प नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि a बराबर 23 गुने 3 गुने 5 और 24 गुने 5 गुने 7 तब लस्सा ए बी होगा। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2021 सेट नंबर ए प्रथम पाली, ठीक है। हालांकि 23 गुने 3 गुने 5 यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। ये प्रश्न जो होगा 2 का पावर 3 गुने 5 होगा और 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7 होगा। ये क्वेश्चन होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर मिला करके। ए का जो मान दिया गया है वो 2 का पावर 3 है, 3 × 5, और ये बी है, यहाँ पे बी होना चाहिए। बी बराबर, ये b का जो मान है 2 का पावर 4 × 5 × 7, तब लस्सा ए बी होगा, यानी ए का और बी का लस्सा क्या होगा, ये लस्सा पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो दोनों में मिलेगा वो भी एक बार लिखाएगा। अब देखिए कि 2 का पावर 3 है, यानी 2 3 बार लिखा है, यहाँ 2 का पावर 4 है तो 2 4 बार लिखा है, तो दोनों में 2 का पावर 3 मिल रहा है, एक बार लिखा जाएगा। अब यहाँ हमारा 2 का पावर 1 बचा है तो ये भी लिखाएगा, 3 नहीं है तो भी लिखेंगे, 5 2 में से एक बार है तो लिखा जाएगा, 7 नहीं है लिखा जाएगा। यानी इसे हम कह सकते हैं कि 2 पावर 3 और 1 2 है, यानी कि 2 पावर 4। इसे
2 पावर 3 को 8 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 7। इसे गुना करेंगे 8 दूना 16, 16 × 48 और 48 बचे, यानी 48 में आप 5 से गुना कर लेंगे 40, 0 हो जाएगा। 4 बचेगा, 5 चौके 20 और 4 24, फिर इससे 7 में करेंगे 0, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूना 14 और 2 16। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर हमें दिख रहा है वो 1680, यानी ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तब उसका लस्सा पूछा जा रहा है कि लस्सा क्या होगा। यानी किसी भी संख्या का आपका फैक्टर तोड़ करके दिया गया है। इस प्रश्न का थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ए बराबर 2 का पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5, बी बराबर 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। इसका लस्सा पूछा जा रहा है। ये ए है और ये बी है, तो ए बी का लस्सा क्या होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लिखा है, ये भी प्रश्न है 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। विषम संख्या का मानक रूप हम लोग पढ़ चुके हैं। विषम संख्या का मानक रूप, मानक को हम लोग सामान्य रूप भी कहते हैं, व्यापक रूप भी कहते हैं। ठीक है, व्यापक रूप 2m-1 या 2m+1 होता है। तो इस प्रश्न में कहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप देखा जाए तो इसमें से हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अभी से देखना होगा कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक कब होगा। यानी 4m+2 है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं 2 कॉमन लेंगे, 2m+1 होगा। यानी ये मानक रूप का दुगुना है। अगर इसे हम देखें 4m+4 को 4 कॉमन लेंगे तो m+1, यानी ये मानक रूप का 4 गुना जो दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 गुना तो है लेकिन ये विषम संख्या का मानक रूप नहीं है। यानी इस प्रश्न का विकल्प भी तो नहीं होगा। अब हम चलते हैं सी की तरफ। 4m+1, ठीक है, 4m+1 विषम संख्या का मानक रूप नहीं होता है। यानी इस प्रश्न में हमें जो दिख रहा है वो विकल्प नंबर ए, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है हमें विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2m और +1 होगा, जो 2m+1 एक विषम संख्या का मानक रूप है, लेकिन विषम संख्या का ये दुगुना दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संख्या 2.13113113111113 है। देखिए ये भी प्रश्न 2021 सेट नंबर ए पाली नंबर 2 में ये सवाल पूछे गए हैं। अब थोड़ा हम दशमलव के बारे में आपको बताते हैं। चूँकि ये जो दिख रहा है 2.13111113111113 ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। चूँकि हम लोग डेसिमल में पढ़ चुके हैं, डेसिमल का हम लोग पढ़ चुके हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या था, जैसे भाग लगाने पे 3.642527 इस प्रकार से आकर के इसे हम लोग टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव होता है, जैसे 3.145678910 इस प्रकार से। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट आपको बताया गया था, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा वो आपका परिमेय कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा वो अपरिमेय कहलाएगा। तो इस प्रश्न में जो दिखाई दे रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, चूँकि 2.13 फिर यहाँ 113 1113 1113 है। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं 2020
सेट नंबर ए पाली नंबर 2 में। 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है, इसे हम 2 से लगाएंगे। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से फिर से लगाया जाएगा। 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे। 12 दूना 24, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो 2 हमारा जो दिख रहा है 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 होगा, यानी विकल्प नंबर जो होगा इस प्रश्न का वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5, 15 और 20 के लस्सा और मस्सा का अनुपात पूछा जा रहा है। इस टाइप का प्रश्न बार बार आ रहा है। 5, 15 और 20, ये शायद रिपीटेड प्रश्न है। इसे हम लगाएंगे 5 से 5, 3 और 4, 5 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 60। इसका मस्सा अगर बात किया जाए तो 5 3 15, मस्सा 5 होगा, एवं फिर से 5 और 20 का मस्सा 5 होगा। लस्सा और मस्सा का अनुपात पूछा है। लस्सा है 60, मस्सा है 5, 5 एकम 5, 12 25 60, यानी 12 अनुपात जो होगा वो 1 होगा, यानी इस विकल्प का, इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय इनके महत्तम समापवर्तय का 14 गुना है। इनके लस्सा और मस्सा का जोड़ 600 है। तो एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है 2018 का, सेट नंबर ए पाली नंबर 2 में। अब देखिए लिखा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय इनके महत्तम समापवर्तय का 14 गुना है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय इनके महत्तम समापवर्तय का 14 गुना, और लस्सा और मस्सा का जोड़। ये प्रश्न थोड़ा सा परेशान करेगा। देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय इनके महत्तम समापवर्तय का, लघुत्तम समापवर्तय जो है वो महत्तम समापवर्तय का 14 गुना है। महत्तम समापवर्तय का 14 गुना जो है वो लघुत्तम है। इनके लस्सा और मस्सा का जोड़ यानी LCM और HCF का जोड़ जो है वो 600 है, यदि एक संख्या 280 है। ठीक है, एक संख्या A जो दिया गया है 280 है, तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए LCM बराबर HCF इंटू 14। अगर यहाँ से LCM बटा HCF निकालेंगे तो LCM प्लस HCF बराबर 600। LCM के जगह पे आप रख लीजिए 14 HCF प्लस HCF बराबर 600। ठीक है, LCM का मान जो है 14 HCF यहाँ LCM के जगह पे रख लिया जा रहा है। 14 HCF और 1 HCF 15 HCF बराबर 600। अब इसे अगर हम काटते हैं तो 15 चौके 60। HCF जो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है वो 40 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और HCF अगर 40 हो गया तो LCM अगर हम निकालेंगे तो LCM होगा, HCF 40 आया है और LCM आपका 14 है, इसमें रखेंगे तो 40 में 14 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 16 0 4 0 6 560। यानी इस प्रश्न का इसका जो LCM आया है 560 आया है। हमें पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर जो होगा वो B बराबर होता है LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। LCM आया है आपका 560, HCF आया है 40 और पहली संख्या दिया गया है 280। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 अठे 56, यानी कि जो दूसरी संख्या जो हमें दिखाई दे रहा है वो B दिखाई दे रहा है, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर जो होगा वो B होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60 में देखिए, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6x
4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तय क्या होगा। क्वेश्चन है 6x 4y और 12xy का मस्सा पूछा जा रहा है। तो 6x 4y यानी कि 24xy और 12xy। इसकी मस्सा की बात किया जाए 24xy को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 12xy को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y। मस्सा निकालना हमें महत्तम समापवर्तय पूछा है। 3 की मस्सा जो हो जाएगा, दोनों में देखिए ये जो 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, ये आपका 3 मिल रहा है, x मिल रहा है और y मिल रहा है। मस्सा उसे ही कहा जाता है जो दोनों में मिले। तो मस्सा का जो पार्ट है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, x में y से गुना करेंगे 12xy। यानी इस प्रश्न का 12xy तो विकल्प नंबर में किसी में है नहीं। 6 इंटू एक्स 6x इंटू 4y 12xy, यह हो सकता है 1 मिनट 24x 24y हो। ये प्रश्न यानी इसमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि इस क्वेश्चन के अनुरूप अगर देखा जाए तो 6 इंटू 4 इंटू 6x 4y तथा 12xy है। एक बात देख ले रहे हैं, 24 और 12 2 4 8 24 12 2 और 2 3 3 xy 12xy होने चाहिए। हाँ 1 मिनट 6 दूना 12, देखिए विकल्प नंबर ए में ये दिखाई दे रहा है। विकल्प नंबर ए को आप जरा देखें, 6x 2y है, 6 दूना के 12xy। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा एडिट करेंगे, √10 इंटू √15 होगा। √10 गुने √15 किसके बराबर है, ये भी प्रश्न आपका 2018 का दूसरा पाली में पूछा गया है। √10 गुने √15 ये कह रहा है कि किस ऑप्शन के बराबर है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी के बराबर है। ठीक है, ये आपका 5√6 है, 6√5 है, √30 है और √25 है। ये किसके बराबर होगा। तो देखिए √10 को हम √2 गुने √5 लिख सकते हैं, √15 को √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। इसमें हमारा जो दिखाई दे रहा है वो √5 और √5 जोड़ा है, जिसे हम लोग 1 लिखेंगे, यानी √2 इंटू √3 और इन √5 इंटू 5 25, तो 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 इंटू 3 दूना के 6 5√6। यानी इस विकल्प का, इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा 5√6। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर उसका मान क्या होगा। इस प्रश्न में लिखा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होगा। 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल इसी प्रकार से होता है और 64 का घनमूल ये हुआ घनमूल और ये हो गया वर्गमूल। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर उसका मान क्या होगा। तो देखिए इसे हम 64 को 1/2 लिख सकते हैं, 64 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। 64 का जो वर्ग होगा, 8 का वर्ग 64 है, 1/2, और ये 64 किसका क्यूब हो सकता है, तो 4 का क्यूब 100 सिर्फ 64 हो सकता है। अब देखिए पावर ये कटेगा, ये भी कटेगा, यानी कि ये हमारा हो गया 8/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2/1, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ठीक है, यानी 2 जो दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। 64 के वर्गमूल को 64 से के घनमूल से भाग देने का पर इसका जो मान होगा वो 2 आएगा, विकल्प नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए लिखा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, एक वृत्ताकार पथ है, 3 धावक है, एक धावक यहाँ है, एक धावक यहाँ है और एक धावक यहाँ है। कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः पहले धावक, दूसरे धावक, तीसरे धावक, तीनों धावक एक स्थान से शुरू करते हैं दौड़ने के लिए। क्रमशः पहले धावक को एक चक्कर, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में, पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तीनों को एक पॉइंट पे पहुंचना है। तीनों धावक यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ने के लिए, इस प्रकार से ऐसे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते तीनों एक दूसरे को कितने स्थान पे मिलेंगे? तो इन तीनों का हम लस्सा निकालेंगे। एक बिंदु पर निकले, एक पॉइंट पे जब जाएगा तो इन्हें लस्सा निकालेंगे, तो 1 गुने 3 गुने 5 यानी कि 5 तिहाई 15 घंटे पे मिलेंगे। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जिन 2 लगातार संख्याओं का मस्सा 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 14 और 35 का मस्सा निकालेंगे, 14 दूना 28, ये हो गया 7, फिर ये आपका 7 दूना के 14, इसका जो मस्सा आ रहा है वो 7 आ रहा है, तब तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। सह युग्म में सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका मस्सा 1 हो, ठीक है, उसे सह अभाज्य कहते हैं। अब 18 और 25 का आप मस्सा निकाल के देखें, 18 और 25 एक बार में लगेगा, 18 ये 7 होगा, यहाँ से 18 फिर आएगा, 7 दूना 14, ये 4 बचेंगे, ये 7, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4, 3 एकम 3, एक बचेगा, फिर 3 बार में, यानी इस प्रश्न इसका जो विकल्प अभी जो दिख रहा है बी का, वो हमारा इसका मस्सा 1 आ रहा है। अब जरा इस विकल्प नंबर सी को देख लें। 13 और 52 का अगर हम मस्सा निकालते हैं तो 13 चौके 52, इसका मस्सा 13 आएगा, ये भी नहीं होगा। 21 और 84 का मस्सा निकालिएगा, 21 चौके 84, इसका भी मस्सा 21 आएगा। अभाज्य सह अभाज्य संख्या वही होता है जिन दोनों का मस्सा 1 हो। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी है, एक ऐसा है जिससे दोनों संख्याओं का मस्सा 1 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या उसे कहा जाता है जो 1 से कटे, 1 से, स्वयं से और किसी दूसरे से भी कटे। यौगिक संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या, और भाज्य संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? 11 आपका यौगिक नहीं है, अभाज्य संख्या है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी यौगिक संख्या जो है वो 21 है, जो अपने से भी कटेगा, किसी दूसरे के मल्टीपल से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? जो 1 से कटे, अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहा गया है, ठीक है। जो 1 से एवं स्वयं से कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 33 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, तो 33 अभाज्य नहीं होगा, 39 अभाज्य नहीं होगा, 38 अभाज्य नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का मस्सा 27, लस्सा 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी दो संख्याओं का मस्सा a गुने b का HCF जो दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का जो मस्सा है HCF 27 है, LCM जो है LCM 162 है,
और इसमें एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या हमारा पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। HCF आपका 27 है, LCM 162 है और पहली संख्या 54 है। इसे काटेंगे 27 दूना 54, 2 से ये कटेगा 8 दूना 16 और 2 एकम 2, यानी 81। दूसरी संख्या जो हो रहा है हमारा 81 हो रहा है, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ये भी सवाल एक रिपीट है। तो संख्या रेखा पे हम उन सारी संख्याओं को दर्शा सकते हैं जो वास्तविक संख्या हो। ठीक है, वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है, नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होगा वो आपका संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा। प्राकृत संख्या भी दर्शाएगा, परिमेय संख्या भी दर्शाएगा, अपरिमेय संख्या भी दर्शाएगा, यानी कि सारा का सारा इन सारी संख्याओं को हम लोग परिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3/17 के समतुल परिमेय संख्या इनमें से कौन है? 3/17 का समतुल, समतुल मतलब उसके जैसा होना चाहिए। तो देखिए इसके जैसा सबको दिखाना है। विकल्प नंबर ए में है 6/34, 3 दूना के 6, 17 दूना के 34, यानी विकल्प नंबर ए ही जो है हमारा 3/17 के समतुल दिखाई दे रहा है। बाकी ये 17/3 है, 3/34 ये कटेगा ही नहीं, तो ये इसके समतुल नहीं है, ये भी इसके समतुल नहीं है, यानी 3/17 का समतुल उसके बराबर जो है वो विकल्प नंबर ए होगा 6/34। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अभी डेसिमल की बात किया जा रहा था कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या के बारे में अगर देखा जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि जिस संख्या पे रेकरिंग हो वो संख्या बार बार रिपीट करेगा। 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6, इस प्रकार से ये संख्या रिपीट करेगी। जो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए रिपीटिंग हो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इस संख्या की बात किया जाए 0.1516 पे रेकरिंग है, यानी कि 0.151615 161516 ये बार बार रिपीट करेगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ये एक ऐसी संख्या दिखाई दे रहा है जो 0.5015000515000515 है। बाकी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखिए 0.505015 00515, तो ये एक ऐसी संख्या है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही संख्या जो कहलाती है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहाँ प्रश्न नंबर कुछ गलत है। 0.3 का रेकरिंग का परिमेय के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होगा? 0.3 का रेकरिंग। ठीक है, अब इसे याद रखेंगे सिंपल फॉर्म में, इसे इस रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ये संख्या लिखा हुआ है उस संख्या को वैसे लिख दीजिए। जितनी संख्याएं पर जितने अंक पे रेकरिंग होगा उतनी एक संख्या पे रेकरिंग होगा तो 1 9 लगाएंगे। अब इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। √15 गुने √10 का मान इनमें से कौन सा होगा? हालांकि ये भी जस्ट प्रश्न पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है, विकल्प नंबर सी होगा। 2 + √3 2 - √3 का सरलतम रूप इनमें से कौन होगा? ये देखिए 2 + √3 2 - √3 का सरलतम रूप, यानी कि ये हमें दिख रहा है a + b a - b का फार्मूला पे। तो इतना बराबर होता है a² - b², यानी a² - b²। 2 का वर्ग 4 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 1 आएगा, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या 1.27 का रेकरिंग है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी p/q के रूप में लिखना है, जहाँ q = 0 होना चाहिए। तो जैसे ये संख्या लिखी गई है 1 2 7, उसे आपको लिख लेना है। रेकरिंग के पहले जो संख्या रहेंगे उसे घटा लेना है, और घटाने के बाद जितनी संख्या
पर रेकरिंग है उसे 2 बार 9 लिख देना है। 2 अंक पे रेकरिंग है 2 9 लिख देंगे। 127 में से 1 जाएगा 126 बटेगा और ये 99। यानी इस विकल्प का जो हमारा 11 9 99 और 14 गुने 11 126 होगा। 14 गुने 11 4 1 4 1 4 और 4 1 5 156 नहीं, विकल्प नंबर ए तो नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं होगा, ठीक है, बी भी तो नहीं होगा, 13 से नहीं कटेगा, सी नहीं होगा। यानी इस विकल्प का, इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा, है ना। यानी कि 126 बटे 99 पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 + 2√3 और 1√3 में इनमें से किसके बराबर है? देखिए ये 2√3 है और ये 1√3 है, ठीक है। 2√3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, 2 और 1 3 और ये √3 यानी 3√3 होगा, विकल्प नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक परिमेय संख्या होगी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या नहीं होगा, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी 2 परिमेय संख्याओं के बीच, यानी विकल्प नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 - √2 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए कि वह परिमेय संख्या हो जाए? इस प्रश्न में कहा है कि 3 -